खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के सबको हो रही है खबर, चुप के हो। जी हाँ, प्यार का दिन, प्यार के इजहार का दिन। अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करने के लिए इस दिन का हर धड़कते हुए दिल को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं संजना बात कर रही हूँ प्यार के परवानों के दिन की, यानी वैलेंटाइन डे की। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा प्यार भरा यह दिन खुशियों का प्रतीक माना जाता है और हर प्यार करने वाले शख्स के लिए अलग ही अहमियत रखता है। प्यार करने वाले प्रेमियों के कई किस्से आपने सुने होंगे। अगर बात प्रेम की हो और बिना किसी विवाद के वो मिल जाए तो ये संभव कभी नहीं होता। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम। जाने जाना तुझे है कसम। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम। जाने जाना तुझे है कसम। तेरी निगाहों में मस्ती की छाँव में डूबा हूँ मैं इस तरह। कैसे बताऊँ मैं किसको सुनाऊँ, जीता हूँ मैं किस तरह। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम। जाने जाना तुझे है कसम। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को।
है पल में तू हूँ यहाँ से वहाँ। इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, जाने जाना तुझे है कसम। देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को, देखा है तेरी आंखों को, चाहा है तेरी अदाओं को, इसमें मेरा कसूर क्या है सनम, जाने जाना तुझे है कसम। चाहे लैला मजनू हो या श्री फरहाद, रोड़े हर प्रेम कहानी में होते हैं। मैं भी आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम भोपाल के लाल घाटी पर रहने वाले विकास जैन और उनकी पत्नी वंदना से जानेंगे कि उनकी प्रेम कहानी कैसे अंजाम चढ़ी। विकास जी, आपने वंदना जी को कैसे इम्प्रेस किया? मैंने फर्स्ट टाइम एक बहुत खूबसूरत सा बुके इम्प्रेस किया था और इन्हें शायद ये अदा मेरी बहुत पसंद आई। फर्स्ट वैलेंटाइन डे आपने कैसे इनके साथ मनाया? सरप्राइज पार्टी। दादी, अब आपसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुके एंड जो टाइम मेरे साथ बिताया 6 दिन का, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया था कि मैं कहीं इनसे प्यार करने लगी। मैंने ही प्रपोज किया था और मैंने ही इनसे कहा था कि आई लव यू। फिर ये हुआ कि इन्होंने मुझे टाइम मांगा था कि मैं आपके साथ, हाँ आई नो कि आप मुझे प्यार करते हो, बट मैं जब करूँगा तब आपको बताऊँगा। फिर 15 डेज का और टाइम था और उसके बाद सडन हम लोग की शादी का प्लान बना और उन्होंने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया। और उसके बाद पेरेंट्स को फोर्स किया कि आप लोग हमारी शादी करवाइए, बिकॉज हम लोग इंटरकास्ट हैं। मैं पहले सिंधी थी और अब जैन। तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करवाएंगे और ऐसा वैसा, दोनों तरफ से सेम था। पर ये हुआ कि नहीं, हम लोग को तो करना है और हम लोग करेंगे। तो एक दिन हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग खुद शादी कर लेंगे और पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि हम शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर हम लोग शादी करने के लिए गए और शादी कर ली। उसके बाद पापा मम्मा सब लोग को कॉल किया तो वो लोग बोले आज के ये डे के बाद आप लोग हम लोग के लिए मर गए, हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। तो वो दिन हमारा मतलब एक नई शुरुआत हुई हमारी वो दिन से कि हम लोगों ने फिर एक घर खरीदा और वहाँ पर रहना स्टार्ट किया। 8 मंथ बाद फिर मम्मी जी आई, मेरी सासू माँ वो आई और उन्होंने फिर हम लोग से बातचीत करी कि चलो घर चलते हैं ये वो वगैरह वगैरह। फिर मेरी मामा से भी मिलवाया, वो ही लेकर गई थी साथ में। फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे होते होते फिर हमारा राजवीर आया, फिर 5 ईयर बाद कनिष्का आई और अब हम इस मोड़ पे हैं। जब आपसे विकास जी ने 15 दिन का समय मांगा था तब आपके मन में कुछ तो ऐसा चल रहा होगा कि हाँ होगी कि ना होगी, क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि हाँ ऑफ कोर्स 15, चाहे आज करें या 15 डेज बाद करें, हाँ तो बोलेंगे। विकास जी, वंदना जी जैसे आपने वंदना जी को टाइम दिया था 15 दिन का, तो उस दौरान आपके मन में क्या था कि आपको वाकई इनसे प्यार है या कुछ और, मतलब क्या चल रहा था आपके मन में? मैं ये खुद को संभालना चाह रहा था और हमारे रिश्ते के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा फैसला था जो मुझको लेना था। पूरी लाइफ उस एक चीज के ऊपर डिपेंड थी, एक तरफ एक लड़की, दूसरी तरफ रिलीजन, रिलेटिव, सारे लोग हैं। और सभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इन लोगों को। वंदना जी को पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, घर वालों से लड़ना पड़ा, समाज से लड़ना पड़ा, फाइनली मैं जीत गया। फाइनली आपके प्यार की जीत हुई? बिल्कुल, मेरे प्यार की जीत। कितने सालों से आप साथ में हैं? मुझे 8 साल का।
इस वैलेंटाइन डे पर आप वंदना जी को कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, कुछ डेडिकेट? मैं ये चाहूँगा कि जो लव मैं तुमसे करता हूँ वो लव पूरी होल लाइफ मैं तुम्हें करता रहूँ और तुम मुझे करते रहो। इसी तरीके से हम जिंदगी के हर पल एक साथ, अच्छे बुरे साथ। और वंदना जी, आप विकास के लिए क्या कहना चाहेंगी इस वैलेंटाइन डे पर? विकास मेरी लाइफ के बहुत बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई उनके साथ, उनको मिलने के बाद। और हाँ, इंजॉय, फ्रेंडशिप, लव, अफेयर, सब कुछ इनके साथ हुआ मेरा। बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, पति, सब सारी क्वालिटीज हैं उनमें, और वो हमेशा रहे, वो चाहूँगी मैं, वो रहेगा। सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा तन्हा कौन जिया है, रह के तन्हा दिल घबराए। आ जाओ मिलके रिश्ता ये जोड़े, शर्त बदल दे, रस्मों को तोड़े। इससे पहले कि ये दुनिया हमें आजमाए। ओ कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। ये तो थी विकास और वंदना की कहानी। चलिए अब जानते हैं दीपेश ने गार्गी को कैसे आकर्षित किया और क्या गार्गी उनसे शादी के लिए मानी या नहीं। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा। आज हमारे साथ दीपेश और गार्गी है, जिनका प्रेम प्रसंग अपने जमाने में काफी चर्चाओं में रहा। आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। दीपेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने जब पहली बार गार्गी जी को देखा था, तब आपके मन में क्या फीलिंग हुई थी कि इनको प्रपोज करना है? क्या आपका दिल कैसे धड़का? पहली बार जब मैंने देखा था तो काफी हम अच्छे दोस्त बने। पहले 1.5 साल हमने फ्रेंडशिप को काफी वो करा, एंजॉय करा। हम सारी 5-6 लोग थे ग्रुप में, सब साथ बैठ के मस्ती करना। तो इवन गार्गी के घर में ही करना, हम बाहर नहीं जाते थे, गार्गी के घर में एंजॉय करना। फिर मैं तो इसे लाइक करने लगा था, लेकिन मैंने कभी इसे बताया नहीं था कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहता था कि एक अच्छा दोस्त है वो खो जाएगा। तो फिर मेरे फ्रेंड, मेरा काफी अच्छा दोस्त था कॉलेज टाइम का, उसने मुझे कहा मैं गार्गी को पसंद करता हूँ। तो मैं धर्म संकट में रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं उसी का प्रपोजल इसके पास ले गया था कि गार्गी तुझे रितेश कर था मेरा फ्रेंड, उसने काफी पसंद करा। ठीक है, तो इसने बिल्कुल उसका नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने मनी मन काफी खुशी में चलो इकट्ठा अपना नंबर बना रहेगा। फिर काफी टाइम बाद हम लोग पहली बार 5 जनवरी को 5 जनवरी 99 में मैंने से प्रपोज किया। मेरी सिस्टर भी थी उस दिन, है ना। और आपके मन में क्या चल रहा था जब इन्होंने ऐसा सब कुछ किया? तो मेरे लिए तो शॉकिंग ही था, क्योंकि ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस कभी बने ही नहीं कि ऐसा कुछ भी इसकी तरफ से हो सकता है। क्योंकि पहले एक प्रपोजल मैं रिजेक्ट कर चुकी थी, जो कि यही लेकर के आया था, और मुझे ये पता था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो इन्हें बहुत लाइक करती थी। तो मैं अक्सर उसके लिए इनको छेड़ा करती थी कि ऐसा है वैसा है ये वो। तो इन्होंने बोला कि नहीं, उसको समझाना यार, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ये और वो फ्रेंड्स है। तो मैं निश्चिंत थी कि ये बंदा फ्रेंड्स मान रहा है, तो कोई वही नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे बाकी फ्रेंड बोलने लगी कि यार ये बंदा आता है, सिर्फ तुझे ही देखता है, और जहाँ तू बैठी रहती है उसी सीट के पीछे आके बैठता है, तो मैंने कहा यार ठीक है। फिर मेरा मतलब उस साइड थोड़ा सा ध्यान जाने लगा कि यार नहीं, ये बंदा शायद पसंद करता है। सडन हम लोगों ने 31st की पार्टी करी, तो उस दिन इन्होंने मेरे लिए गाना गाया और मुझे ही देखते रहे पूरे टाइम, इतने सब फ्रेंड्स के। क्या गाना गाया, जरा गुनगुना दीजिए।
होठों से छू लो तुम जो गाना है जगजीत सिंह का, इन्होंने वो गाया। नहीं ऐसे नहीं, गुनगुना कर। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। तो उस दिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने 2-3 दिन इनसे कोई बातचीत सब बंद, हमारी ना मिली ना कॉलेज गई, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे क्या था ना कि ये डायरेक्टली ऐसे अकेले मेरे घर नहीं आ सकते थे या कुछ, तो इनकी सिस्टर हमसे थोड़ी बड़ी थी, तो वो आई, बोले क्या हो गया दीपेश, बहुत परेशान हो रहा है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा उससे कहना यार जो वो सोच रहा है वो ठीक नहीं है और मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मुझे भी कुछ कुछ तो था ही, लेकिन एकदम ब्लंडली में नहीं वो कर पा रही थी। फिर लेकिन 5th को हम सब फ्रेंड्स फिर से मिले तो पार्टी वार्टी हो गई। अब ये बंदा जाने कोई नहीं, सब चले गए एक एक करके, ये बंदा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चाय वाय और पिलाएं, क्या है कैसा है तुम्हारा ये वो। तो बोले कि तुम तो ये कर्टन लगाओ, गैलरी थी मेरे रूम में बाहर, बोले कर्टन लगा दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने डायरेक्टली मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है मेरे मन में, तो ऐसा कुछ अभी तक एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी मुझे मेरी फैमिली वालों से बात करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है तुम कर लो। तो इन्होंने तो लेकिन बकायदा जैसे प्रपोज किया जाता है वैसे मुझे प्रपोज उस दिन कर चुके थे ये। फिर सब चले गए। थोड़े दिनों बाद जो मेरी एक दीदी है, मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनको बताया सारा किस्सा ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अगर मेरे दीदी जी आज ये वाले हाँ कर देंगे तो फिर डेफिनेटली मेरी भी हाँ है। फिर वो आए, उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने हाँ कर दिया कि नहीं लड़के से मिल लिए। हाँ मंदिर पे जियाजी इनसे मिलने के लिए गए, फिर हाँ हो गई। तो सिर्फ वही 2 पर्सन थे जिन्हें घर में पता था कि गार्गी का ऐसा कुछ है। फिर 2-3 साल 2-1 साल हम लोगों का ये सब चलता रहा। फिर आफ्टर में सबको धीरे धीरे पता पड़ा, फिर मैरिज हो गई। जी दीपेश जी, मेरा अब अगला सवाल आपसे, जब आपने गार्गी जी को प्रपोज किया तब इनकी तरफ से सब कुछ आपको संकेत नहीं मिला? मैं कॉन्फिडेंट था कि यहाँ कर, क्योंकि एज ए फ्रेंड हमने इतना टाइम आपस में कर लिया था कि दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये क्या फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं वो, क्योंकि जिस कल्चर से हम उसमें फैमिली सबसे बड़ी होती। हालांकि मुझे मालूम था मेरी मम्मी के लिए बड़ा डेंजर वो है कि कैसे होगा, लेकिन ठीक है बाद में सब कुछ नॉर्मल रहा और अच्छी अरेंज मैरिज को उसमें हमने कन्वर्ट करा। जो गाना आपके लिए गार्गी जी ने गाया, मैंने गाया, हाँ नहीं आपने गाया था, जो गाना आपने गार्गी जी के लिए गाया था वो एक बार फिर से आप गा दीजिए, और उसी तरीके से जिससे आपने फर्स्ट टाइम उनको प्रपोज किया था, उसी तरीके से सब वैसा ही होना चाहिए। गाना होठों से छू लो तुम कि मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे कि मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दो ये रीत अमर कर दो।
विकास को वंदना मिल गई, दीपेश को गार्गी, लेकिन भोपाल का जाना माना नाम श्याम मुंशी। तो चलते हैं श्याम जी और लता जी के पास और जानते हैं कैसे मिला ये कला का संगम, कैसी रही इनकी अजब गजब प्रेम की कहानी। इस वैलेंटाइन कला का एक ऐसा संगम मौजूद है हमारे साथ, जहां लता जी एक नृतंगना है तो वहीं श्याम मुंशी जी एक लेखक हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। श्याम जी, आप लता जी की तरफ कैसे आकर्षित हुए? लता जी में दरअसल ऐसा आकर्षण था कि मैं देखते ही उनके ऊपर आकर्षित हुआ, और ये एक अजीब इत्तेफाक था कि वो खुद भी भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट हैं और मैं भी कलाओं से जुड़ा रहा हूँ सारी जिंदगी से, लेकिन ना जाने क्यों कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और एक रोज अचानक मैं मॉर्निंग वॉक पर था और लता जी सामने से आ रही थी। मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, उनको लता जी जानती थी, वो लता जी को जानते थे। उनकी सलाम दुआ हुई, वो रुके, उनसे बात करने लगी और मुझे भी आवाज़ दी, कह रहे श्याम भाई आप इधर आइए, आप लता जी को नहीं जानते? मेरे मुंह से एकदम से निकला कि हाँ मैं जानता हूँ लता जी को। लता जी से पूछा गया, कह रहे आप श्याम भाई को नहीं जानते? लता जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे थोड़ी सी हल्की सी शर्मिंदगी तो हुई, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई लता जी को तो मैं जानता हूँ। ये पहला इत्तेफाक था हमारी मुलाकात का, लेकिन उस दिन बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई हमारी, मुश्किल से आधा पौन मिनट। उसके बाद हम अपनी राह पर चले गए, लता जी अपनी राह पर। लेकिन ये सिलसिला उसके बाद अक्सर हम लोगों की कल्चरल प्रोग्राम्स में, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में एक दूसरे से आमना सामना होता, हम हेलो हाय करते और ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जो तमाम चीज़ें होती हैं, एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, वो सिलसिला कब शुरू हो गया था हमें खुद नहीं मालूम। एक तरह से हम तो अपने होशो हवास में थे ही नहीं, तो ये कब हुआ ये कोई भी आदमी नोट करके नहीं रखता है, कैसे हुआ ये भी शायद नोट करके नहीं रखता, लेकिन हाँ ख्याल में कुछ बना रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ फिर ये। तो इस तरह से हम लोगों का मिलना जुलना ये बराबर होता रहा कॉन्सर्ट्स में और इधर उधर दूसरे प्रोग्राम्स में, कहीं शादियों में भी मुलाकात हुई। ये सिलसिला यूँ बना। पहली दफा लता जी को आपने कैसे प्रपोज किया? पहले उन्होंने किया या आपने किया? किस अंदाज में आपने लता जी को प्रपोज किया था? देखिए मैं बहुत अजीब किस्म का इंसान हूँ और मैं हर चीज़ को बहुत तौल कर, या जिसे कहना चाहिए ठोक बजा कर, मैं तो आकर्षित हो गया था, लेकिन मैं ये देखना भी चाहता था कि जिसकी तरफ मैं आकर्षित हूँ क्या वो भी मेरी तरफ आकर्षित है। और इसका मैंने पता लगाने की कोशिश की। मैं बहुत माइन्यूटली जब ये मुझसे मिलती थी तो मैं इनको ऑब्जर्व करता था कि हाउ शी इज टॉकिंग टू मी, किस तरह से बिहेव कर रही है, चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या हैं, हाव भाव क्या हैं, और उनसे मैंने अंदाज ये लगाया कि हाँ इनकी दोनों तरफ आग बराबर लगी। तब काफ़ी अरसे बाद एक मौका ऐसा आया कि जब मैंने ही पहले प्रपोज किया, और ये तारीख और दिन मुझे अच्छी तरह याद है। 31 दिसंबर, और उस दिन हम लोगों को दोनों को एक पार्टी में इनवाइट किया गया था और हम वहाँ से पार्टी
क्या शर्त थी लता जी की? लता जी की शर्त ये थी कि आप मेरे पेरेंट्स से इस मामले में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और तब मैंने उनसे कहा था कि पेरेंट्स से तो बात यकीनन होगी और वो पेरेंट्स टू पेरेंट्स होगी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं, आप एग्री करती हैं, तो ये बात पेरेंट्स तक जाए वरना ये यहीं ख़त्म कर दी जाए। और लता जी ने उस पर कहा कि मुझसे ये मंजूर है। तब फिर हमारे पेरेंट्स ने आपस में बात की और ये मामला यहाँ तक पहुँचा। श्याम जी, आपने जब लता जी को प्रपोज किया था तब गाड़ी के अंदर किया था या गाड़ी पार्किंग में किया था? और जब किया था प्रपोज तो तब लता जी के हाव भाव कैसे थे? देखिए, ये सवाल तो आपका बहुत बारीक है। बिल्कुल सच है कि ये मैंने गाड़ी के अंदर बैठकर ही प्रपोज किया था और गाड़ी उस वक्त इनके घर के सामने पार्क की थी, तब प्रपोज किया था। और जहाँ तक लता जी के भाव का ताल्लुक है तो न सिर्फ मैं, वो सारी दुनिया जानती है कि वो भावों की मास्टर हैं, एक नृत्यांगना है। और जाहिर है कि उनके भाव मैं इस वक्त मैं करके नहीं दिखा सकता हूँ और मेरे पास मेरी ज़बान में इतने अल्फाज नहीं है, इतने शब्द नहीं है कि मैं शब्दों के द्वारा वो भाव जो है वो व्यक्त कर सकूं। लेकिन हाँ, एक लड़की के अंदर जब वो किसी को जैसे चाहती है और वो लड़का उसको चाहता है, तो ये जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो उस वक्त जो भाव पैदा होते हैं, मसलन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस लड़की को आप चाहते हैं और जो लड़की आपको चाहती है और उसके मन में ये होता है, ये ख्वाहिश लड़के के भी होती है, लड़की के भी मन में होती है कि मुझे प्रपोज किया जाए या उसकी तरफ से भी मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। और जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो जाहिर है कि जैसे हमको मन की मुराद मिल गई। मसलन अगर लता जी ही मुझे प्रपोज करती तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता कि पता नहीं क्या आज मैंने हासिल कर लिया। तो वैसे ही कुछ भाव लता जी के चेहरे पर भी थे और उस अंधेरे में भी मुझे वो नज़र आ रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकता, वो मैं सिर्फ महसूस कर सकता। श्याम जी, आप एक लेखक हैं, तो लता जी के लिए अपनी कोई रचना डेडिकेट कीजिए जो सिर्फ लता जी के लिए हो। देखिए, मेरी हर रचना लता जी के ही लिए है। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो वो लता जी के ही लिए लिखता हूँ। और ये भी सच है कि मैं लिखने के बाद अगर किसी को सबसे पहले सुनाता हूँ तो लता जी ही, और जब वो अप्रूव करती हैं तब मेरी रचना आगे बढ़ती है। तो मेरी तो सारी रचनाएं लता जी के ही लिए हैं। एक शेर याद आ रहा है, वो मेरा नहीं है और इस वक्त ये भी याद नहीं है कि वो किसका है, लेकिन मैं ये शेर लता जी को ही नज़र करता हूँ कि मेरा महबूब बहरहाल है महबूब मेरा, मेरा महबूब बहरहाल है महबूब मेरा, सबका मंजूर नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। लता जी, आपको श्याम जी ने कैसे इम्प्रेस किया था? मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बताती हूँ कि गर्मियों के दिन थे और मैं वैसे यूजुअली मॉर्निंग वॉक पे जाती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन कुछ बाहर के लोग आए थे और उनको अपना तालाब दिखाना था, बहुत ज़रूरी बोटिंग कराना था। तो बहुत ज़िद करके मुझे सब लोग कि तुम भी चलो साथ में, बोटिंग करने जाएंगे तो मज़ा आएगा। बड़े बेमन से उठ के मैं सुबह हम लोग 5-6 बजे के करीब बोटिंग के लिए गए हम लोग सब लोग, और बोटिंग करके लौट रहे थे तब देखा कि 2 बड़े हैंडसम स्मार्ट बंदे चले आ रहे हैं, छड़ी वड़ी लेके मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वो लोग। तो मैंने देखा तो थोड़ा लगा कि कोई है खास, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। हम लोग सब ग्रुप में थे तो मौज मस्ती करते हुए वापस लौटे जा रहे थे। फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी कि 2 में से एक जो है वो मेरे मित्र हैं। तो मैंने कहा अरे हेलो हाय ऐसे हो गई। फिर उसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप श्याम भाई को नहीं जानती?
तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने इनकी तरफ बिल्कुल रुख नहीं किया, कोई बहुत विश भी नहीं किया, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानती। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि इनको वो बात अच्छी नहीं लगी, मैंने बड़े मतलब बहुत सहज भाव से ऐसे कह दिया कि मैं नहीं जानती। दरअसल श्याम मुंशी जी भोपाल के बहुत ही एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ना जानता। तो वो कलाओं में उनकी बहुत गहरी रुचि और दखल भी था, तो सभी लोग उनको जानते थे और बहुत ही नामी व्यक्ति थे। और हमारे यहाँ के उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब के मुख्य शागिर्द हमारे हैं, मुख्य शागिर्दों में हैं, तो हर क्षेत्र के लोग उनको जानते थे। तो मेरा ये कहना कि मैं नहीं जानती, ऐसा लगा जैसे उनके दिल पे लग गई बात। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे नहीं जानती, ये लड़की मुझे ऐसा कैसे कह सकती है, अब मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम दोनों साथ हैं। तो ये एक छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंट था जो भूलने वाला नहीं था। और ये बिल्कुल सच है कि धीरे धीरे हमारी जब मुलाकात हुई तो मुलाकात बढ़ती चली गई और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं नृत्यांगना और वो संगीत जानकार और लेखक, बहुत उनमें बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत अच्छे साज भी बनाते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, संगीत के बहुत ही मर्मज्ञ हैं जो बहुत बारीकी से संगीत को समझते हैं। तो एक ऐसा साथ मिला है मुझे श्याम जी के रूप में जो मुझे हर फील्ड में बहुत सपोर्ट करता है, और मेरा जो काम है उससे वो बहुत रिच हो गया। और प्रपोजल वाली बात ज़रूर मैं बताऊंगी कि एक वॉज अ वेरी रोमांटिक माहौल, मतलब एक ऐसा जो कभी सोच के हम नहीं कर सकते, बना सकते। न्यू ईयर पार्टी में, चूँकि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे, हम सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर की। तो डेफिनेटली 12 बजे रात को न्यू ईयर होने के बाद फिर उसके खाना पीना सब करते करते हम लोग 1:30-2 बज गए थे। क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो मेरा अकेले आना संभव नहीं था, तो सबने ये तय किया कि श्याम भाई आप लता को छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए घर। तो श्याम जी ने कहा हाँ ज़रूर मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो श्याम जी मुझे लेकर घर छोड़ने के लिए आए, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे का वक्त होगा रात का। तो ऐसी रात, और वो भी न्यू ईयर वाली रात, जब चारों तरफ जश्न हो रहा था, हंगामा था, सुनसान था, उसमें जब पूरे रास्ते बहुत ही औपचारिक बातें करते रहे, ऐसा वैसा, वो कैसा ये कैसा, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये कुछ ऐसी कोई बात अभी होने वाली नहीं है। दिल ही दिल में सोच तो रही थी कि बाई चांस अजीब सा लग रहा था मुझे, इतनी रात हो गई, एक अकेले बंदे के साथ मैं जा तो रही हूँ, और अच्छे दोनों मित्र भी बन गए थे, अट्रैक्शन भी था, और लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। जब ठीक घर के सामने पहुंच गए और बस मैं उतर के बाय करने ही वाली हूँ, उसके पहले मुझसे बोला 1 मिनट, बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा दिल धक, क्योंकि मुझे तो एक एहसास तो था, एक अंदाज तो था कि ज़रूर कोई ऐसी बात होने वाली है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैंने कहा माय गॉड, इतना स्ट्रेट। दिली मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि हाँ तो नहीं कहा था, मैंने कहा था कि हाँ। तो जो शर्त जैसे श्याम जी ने बताया, तो मैंने कहा कि पर एक शर्त है। ये शर्त क्या शर्त? तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि शादी सिर्फ 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं होता है, एक पूरे 2 परिवारों का संबंध होता है। तो मैंने कहा था कि ज़रूर करना चाहती हूँ कि बस शर्त ये है कि हमारे दोनों के घर के लोग भी खुशी खुशी राजी होना चाहिए उस शादी के लिए, तब तो शादी करने में मज़ा आएगा। श्याम जी ने बोला ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से एक इजहार हुआ था, तो मैं उस दिन को, उस समय को, उस घड़ी को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत रोमांटिक था प्रपोजल और टाइम और वो सब। लेकिन श्याम जी बहुत स्ट्रेट और बहुत सीधे आदमी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे 3 बजे फ़ोन आया, आप घर में हैं? मैंने कहा जी हाँ। मैं घर आ सकता हूँ? मैंने कहा जी हाँ। आपके पेरेंट्स हैं? मैंने कहा जी हाँ। थोड़ी देर के बाद श्याम जी मेरे घर, और आके बोले मम्मी पापा हैं? मैंने कहा जी। तो दोपहर में वो थोड़ा आराम करते थे, बोले उनको बुला लीजिए। जो आदमी क्या ये सोच के आया हो कि मुझे इनके पेरेंट्स से बात करना हो, वो खुद अकेले आके और मुझसे कुछ नहीं बोला, आप अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उनको बुलाया, पेरेंट्स को दोनों आके बैठ गए। हाँ
मेरे मित्र हैं तो वो आके बातचीत करने के लिए बैठ गए इस अंदाज में। लेकिन मुझे ना सीधे आते से उनसे नमस्कार वगैरह हुआ और फिर बोलते हैं कि मैं आपकी लड़की से, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? मेरे मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया कि ऐसा तो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा था कि ऐसा कोई लड़का कैसे आके बोल सकता है। वो दोनों कुछ सोचने और समझने की स्थिति में ही नहीं थे। उन्होंने कहा, बहुत देर तक तो कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मेरे फादर ने कहा कि अगर आप दोनों राजी हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फौरन उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बेटी तो तैयार है, लेकिन उसकी बस यही एक शर्त थी कि मेरे पेरेंट्स तैयार होना चाहिए शादी के लिए, इसलिए मैं आप लोगों से बात करने आया। तो उन्होंने कहा कि बस फिर तो हमें कोई एतराज नहीं। उसी वक्त मुझसे बोला, आप इसी वक्त चलो मेरे साथ मार्केट। मार्केट, मुझे सब चीज़ें इतनी अजीब सी लग रही थी। फ़ोन पे पूछा, आप हैं? मैं आ जाऊँ। आ गए, आके माँ बाप मम्मी पापा को बुला लिया। एकदम उनसे बोल दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माई वर्ड, ये भी हो गया। अब उनसे बोलने की, आप फ़ौरन चलिए मेरे साथ मार्केट। मुझसे मम्मी पापा चला, आप लोग 2 मिनट बैठिएगा। मैं थोड़ा संकोच कर रही थी कि अकेले घर से कैसे चली जाऊँ मार्केट, वो भी जब शादी वादी की बात हो रही है तो शायद समझ गए। मुझसे बोलना ये कि मेरी बड़ी सिस्टर थी वहाँ, उनसे बोले कि आप भी आ जाइए। हम दोनों को लेके सीधे मार्केट गए ज्वेलरी शॉप में, और वहाँ के बोल रहे हैं कि आप अपनी पसंद की कोई एक रिंग पसंद कर लीजिए, गोल्ड, जो भी रिंग आपको पसंद आती है। अब कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता इतनी तेजी से ये सब कुछ फैसले कर सकती हो। मेरा तो सब दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया और मैं सोच रही हूँ हो क्या रहा है ये। ना मुझे तो कोई रिंग समझ में आ रही, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हम लोग परेशान थी। एनीवे, हमने पसंद की एक रिंग, हमने कहा ठीक है ये पसंद। हम लेके घर आए। घर आने के बाद ये रिंग ले स्वीट्स भी लिया इन्होंने रास्ते से, खुद ही ले लिया उतर के। फिर मुझसे बोलते हैं घर आके मेरे मम्मी पापा के सामने कि आपकी बेटी की हाथ में मैं ये रिंग पहना रहा हूँ, और ये मतलब वादा है मेरा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और ये मैंने रिंग पहना दी, आप लोग सब मिठाई खा लीजिए और आज से हमारी शादी तय। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कुछ टीवी में कोई सीरियल देख रही हूँ, कोई फिल्म देख रही हूँ कि वो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद मिठाई भी खा ली। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, सब कुछ सही है, मेरे हाथ में अंगूठी है। ऐसा था प्रपोजल श्याम जी का, जो मैं कभी और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना सीधे जाके बात करके और सीधे अंगूठी पहनो, ये करो खत्म। उसके बाद तो शादी के पेरेंट्स वगैरह सब घर आए और सब बात हुई। लेकिन वो जो पहला प्रपोजल था वो किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी सीरियल से कम नहीं था। बहुत ही मजेदार। लता जी, आप एक मशहूर नृत्यांगना है, आपको देश विदेश भी जाना पड़ता है, तो श्याम जी आपको इसमें कितनी मदद करते हैं? बहुत सही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ काम में। लेकिन अगर श्याम जी का सपोर्ट नहीं होता तो इतने काम भी नहीं होते, क्योंकि मेरा सारा काम जो मैं कर पा रही हूँ श्याम जी की वजह से। श्याम जी बेहद सपोर्ट करते हैं और हर फील्ड में हर तरीके से मदद करते हैं। अब तो हमारे पास हमारा एक बेटा भी है हम दोनों के साथ में, तो अब तो वो बड़ा हो गया है थोड़ा, लेकिन जब वो छोटा सा था तब भी मुझे याद है कि चाहे मेरा कोई कार्यक्रम हो, परफॉर्मेंस हो, वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, हमेशा श्याम जी पूरे दिन उसको संभाले हैं कि मैं अपना काम कर सकूं, अपने लेक्चर्स दे सकूं, अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकूं, परफॉर्मेंस कर सकूं। तो ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। और चूँकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि सिर्फ श्याम जी नहीं, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है कि किसी इस तरह के प्रोफेशन के साथ तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में भी आज के समय में संयुक्त परिवार बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो गया है। तो बहुत लकी हम कि हम इस तरह के उसमें भी संयुक्त परिवार में हैं। और कितना भी मॉडर्न ज़माना हो, लेकिन आज भी बेटी का डांस करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बहू का डांस करना हो सकता है एतराज। तो लेकिन जब मैं आई तो बहुत डरते आई थी, और बड़ा ट्रेडिशनल, बहुत ही मतलब बहुत पुराने, भोपाल के बहुत पुराने लोग हैं ये लोग। तो एक ऐसा स्थापित परिवार है
तो बहुत डर रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन श्याम जी ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने सबके बीच में कहा कि लता बहुत अच्छी कलाकार हैं और मैंने इनकी कला को देखकर ही इनसे शादी की है और मैं चाहूँगा कि इसकी कला बरकरार रहे, ये उसको वैसे ही चला करती रहे। तो मेरे पूरे परिवार ने उसको बात पे सही बिल्कुल सहर्ष कहा था कि नहीं, और मेरे ससुर जो अब रहे नहीं, उन्होंने, मेरी सास ने, सब ने ये कहा था कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं। और मेरे हर कार्यक्रम में शादी के बाद तो लोग दोनों ज़रूर आते थे और सबसे आगे बैठ के मेरा कार्यक्रम देखते थे और बहुत खुश होती थी मेरी सास। अब तो मेरे ससुर रहे नहीं और मेरी सास अब इतनी बुजुर्ग हैं कि वो इस हालत में नहीं कि वो कार्यक्रमों में आ सकें, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं जब उन्हें बताती हूँ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि माँ मैं प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ, तो बहुत खुश होती हैं कि अच्छा करना, अच्छे से करना। तो ये एक बहुत बड़ा एक सहयोग है पूरे परिवार का। इस वैलेंटाइन आप श्याम जी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? गाना? हाँ ज़रूर। ऐसे थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दोस्तों, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के इस पड़ाव पर भी लता जी और श्याम जी साथ हैं। इसी जोड़ी को हमारी शुभकामनाएं हैं। 14 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन हर देश में अलग अलग तरह से और अलग अलग विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन की रौनक अपने ही शबाब पर होती है, मगर इस दिन को मनाने का प्रेमियों का अपना अपना अंदाज होता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं।
हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है। फिजा रंगी वही है, कहानी कह रही है। मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को। जो तुम न मिलती खोता ही क्या ढूंढ लाने को। जो तुम न होती होता ही क्या हार जाने को। मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम। तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को। तरस रहे हो जमाने से पास आने को। तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह रह कर। तुम्हें हर पल सताऊं, ये तो थी कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो परवान चढ़ चुकी हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम